प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे कृतिका पाठ 2 मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। मेरे संग की औरतें एक आत्मकथात्मक निबंध है। इसमें लेखिका ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के प्रेरक प्रसंगों का उल्लेख किया है। जैसे लेखिका की नानी उसके जन्म से पहले ही इस संसार से चल बसी थी, इसलिए लेखिका को उससे कहानी सुनने का अवसर न मिल सका। जैसे कि हम देखते हैं कि नानी से बच्चे क्या सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं। शायद इसलिए लेखिका अपने जैसे लोगों के लिए कहानी लिखती है। लेखिका की नानी की कहानी भी बड़ी मजेदार है। उसकी नानी अनपढ़ और पर्दा प्रथा में विश्वास करने वाली थी। उसकी शादी के तुरंत बाद उसका पति उसे भारत में छोड़कर विलायत में बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करने के लिए चला गया। जब वह पढ़ाई पूरी करके लौटा तो विलायती ढंग से भारत में रहने लगा, किंतु नानी अपने ढंग से जीवन जीती रही। उसने अपनी पति की जीवन शैली में कभी भी बाधा नहीं डाली। जब वह मरने वाली थी तो उसने अपने पति के द्वारा प्रसिद्ध क्रांतिकारी व देशभक्त प्यारे लाल शर्मा को बुलवाया और कहा कि उनकी बेटी का विवाह किसी देशभक्त व क्रांतिकारी से करना। यह अंग्रेज साहबों के हुक्म का गुलाम न हो। उसकी इच्छा और स्वतंत्र विचारों को सुनकर सब दांतों तले उंगली देते रहे, यानी आश्चर्य से देखते रह गए। उसके लिए स्वतंत्रता से जीना ही बेहतर जीना था। लेखिका की नानी की मृत्यु के बाद उसकी मां का विवाह एक ऐसे शिक्षित युवक से हुआ जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण ICS की परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया था। उसके पास कोई खानदानी धन भी नहीं था, इसलिए उसकी मां को विवश होकर अपनी माता और गांधी जी के विचारों को अपनाना पड़ा। वह शरीर से इतनी पतली दुबली थी कि उसके लिए खादी की साड़ी संभालना भी कठिन था। उसकी सास उसे दुर्बलता का सदा मजाक किया करती थी। लेखिका की मां का अपने ससुराल के परिवार पर बहुत दबदबा था। उसके 2 कारण थे। क्या थे कि ससुराल वाले भी अन्य भारतीयों की भांति अंग्रेजों से प्रभावित थे। भले ही उनका लड़का क्रांतिकारी रहा हो, किंतु घर में दबदबा अंग्रेज भक्त ससुर का चलता था। ऐसी स्थिति में घर में एक सिरफिरे क्रांतिकारी की पत्नी होना परिकथा सा रोमांच पैदा करता है। दूसरा कारण था उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व। वह सुंदर, नाजुक, ईमानदार, निष्पक्ष और गैर दुनियादारी थी, इसलिए उसे घर के सामान्य कार्य करने के लिए भी नहीं कहा जाता था। उनकी तो केवल सलाह भर ली जाती थी, जिसका पूर्ण पालन किया जाता था। उसकी ससुराल के अन्य सदस्य ही उसकी गृहस्थी का काम संभालते थे। लेखिका ने कभी भी अपनी माँ के भारतीय माँ जैसा नहीं पाया था। उसने न कभी अपने बच्चों को लाड़ प्यार किया और न ही कभी उनके लिए खाना ही बनाया था, तथा न ही उन्हें कभी अच्छी बहू या पत्नी होने की शिक्षा दी। वह घर के कामों में भी रुचि नहीं रखती थी। वह अपना अधिक समय पुस्तक पढ़ने में बिताती थी और संगीत सुनने की भी शौकीन थी, किंतु घर के सदस्य उन्हें कभी कोई ताना नहीं देते थे। उसमें 2 गुण थे। पहला कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। दूसरा कि वो एक ही गोपनीय बात को सुनकर कभी दूसरों के आगे नहीं कहती थी, इसलिए बाहर के लोग भी उनके मित्र बने हुए थे। वे उस पर पूरा भरोसा रखते थे। माँ की भूमिका हमारे पिताजी ने ही निभाई थी। लेखिका की एक परदादी भी थी। उनकी कहानी भी अजीबोगरीब है। उन्हें सदा परंपरा को तोड़ने में ही मजा आता था। उन्होंने मंदिर में जाकर ये मन्नत मांगी थी कि उनकी बहू का पहला बच्चा लड़की हो। उनकी ये घोषणा सुनकर लोग हैरान रह गए थे। यह उसने क्या कह दिया। वे अपनी मन्नत दोहराती रही। पूरे गांव के लोगों को विश्वास था कि उनका संबंध तो सीधा भगवान से जुड़ा है। भगवान जी ने भी उनकी ऐसी सुनी कि 1 नहीं 5 लड़कियों का जन्म हुआ। लेखिका की परदादी के विषय में एक और घटना भी उल्लेखनीय है। एक बार घर के सभी मर्द बारात में गए हुए थे और घर की स्त्रियां भी रात जगा रही थी। परदादी शोर से बचने के लिए किसी दूसरे कमरे में जाकर सो गई। तभी एक चोर सेंध लगाकर उनके कमरे में आ गया। कमरे में हलचल होने से परदादी की आंख खुल गई। उसने कहा, तुम कौन हो? चोर ने कहा, जी मैं हूँ। परदादी ने कहा, तुम कोई भी हो, मेरे लिए तो कुएं से एक लोटा पानी लेकर आओ।
चोर ने हड़बड़ाहट में कह दिया, मैं तो चोर हूँ। बुढ़िया ने कहा, मुझे इससे कुछ नहीं लेना देना। बुढ़िया ने आधा लोटा पानी पीकर चोर से कहा, ले आधा तू पी ले। चोर द्वारा पानी पी लेने पर उसने कहा, अब हम माँ बेटे हुए, अब तू चोरी कर या खेती कर। चोर बाहर निकलता हुआ हवेली के पहरेदार के द्वारा पकड़ा गया और माफी मांगकर बचा। उसके बाद उसने चोरी करना छोड़कर खेती करना आरंभ कर दिया। 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली। सब जगह आजादी का जश्न मनाया जा रहा था। लेखिका को बुखार आ गया था, इसलिए डॉक्टर ने उसे जश्न में शामिल होने से मना कर दिया। वह मन सोच कर रह गई। लेखिका और उसकी अन्य चारों बहनें कभी किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई थी। लेखिका के परिवार में सभी बच्चों के दो दो नाम थे, एक घर का, दूसरा बाहर का। लेखिका का घर का नाम उमा और बाहर का नाम मृदुला गर्ग था। उसकी छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का नाम चित्रा था। इसी प्रकार बड़ी बहन का घर का नाम रानी और बाहर का नाम मंजुल भगत था। उनकी दो छोटी बहनों का नाम रेणु और अचला था। भाई का नाम राजीव था। अचला अंग्रेजी में लिखती थी और उसका भाई राजीव हिंदी में लिखता था। रेणु का स्वभाव तो अत्यंत विचित्र था, अनोखा था। वह गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती और कहती, थोड़े से रास्ते के लिए गाड़ी में बैठना सामंत शाही का प्रतीक है, इसलिए वह पैदल ही घर पहुंचती। भले ही वह पसीने से तरबतर हो जाती, पूरी तरह भीग जाती। एक बार उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उसका चित्र मंगवाया था। इससे पूरे मोहल्ले में उसकी चर्चा हुई थी। वह तो बीए की परीक्षा देना भी उचित नहीं समझती थी। जब कोई उसे इत्र भेंट करता तो तपाक से कहती, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। इत्र होता है जो सेंट हम प्रयोग करते हैं। तीसरे नंबर की चित्रा भी अजीब है। वो स्वयं ने पढ़कर दूसरों को पढ़ाने में व्यस्त रहती थी। उसके अपने अंक कमाते थे और उसके शिष्यों के अधिक। जब शादी करने का समय आया तो उसने एक ही नजर में लड़के को देखकर ऐलान कर दिया कि वो विवाह करेगी तो इसी से, और अंत में उसी लड़के से उसका विवाह भी हो गया था। अचला सबसे छोटी बहन है। उसने पहले एमए अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिल लिया। पिता की पसंद में लड़के से विवाह किया। उसे भी 30 वर्ष की आयु के पश्चात लिखने का रोग लग गया। सभी बहनों ने वैवाहिक जीवन का निर्वाह भली भांति किया। विवाह के बाद लेखिका बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रही। वहाँ की औरतों के साथ उसने कई नाटक किए। फिर वह कर्नाटक के छोटे कस्बे बागलकोट में रही। वहाँ उसने कैथोलिक बिशप से प्राइमरी स्कूल खोलने की सिफारिश की, किंतु वो स्वीकार नहीं हो पाई। फिर लेखिका ने वहाँ अपने प्रयास से प्राइमरी स्कूल खोल दिया। रेणु लेखिका की अपेक्षा कहीं अधिक जिद्दी और बहादुर थी। वह जिस काम को करने के लिए ठान लेती थी उसे करके ही दिखाती थी। एक दिन वर्षा के कारण उसके स्कूल की बस नहीं आई। वो 2 किलोमीटर पैदल ही स्कूल जा पहुंची। स्कूल बंद था। उसे कोई मलाल नहीं हुआ, कुछ दुख नहीं हुआ। उसका मानना था कि अब अकेलेपन का मजा ही कुछ और होता है।